नमस्कार दोस्तों। जो पर्यावरण अध्ययन का जो आपका टेस्ट सीरीज में टेस्ट हुआ है, आज हम लोग उसी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यह टेस्ट आपने कर लिया है, इसकी पीडीएफ भी आपके पास मौजूद है, आपने इसे कई बार देखा होगा। इस सेशन को हम बहुत तेज़ी से करा रहे हैं, 5-6 वीडियो पढ़ चुकी हैं, आप देख ही रहे हैं, सबका सेक्शनल करते हुए चल रहे हैं हम लोग। ये केवल इसलिए बनाया जा रहा है कि आप तेज़ी से इसको फिर से रिवाइज़ कर लें, ठीक है। जैसे इनसे प्रश्न जो भी आए आप एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को सहज कर सकें, ठीक है। तो वीडियो अधिक से अधिक लोग देखा करिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आर्द्र भूमि के बारे में पूछा गया है, क्या है कि आर्द्र भूमियों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जल शोधन, जलभृत पुनर्भरण, माइक्रो क्लाइमेट विनियम या परिदृश्यों की सौंदर्य वृद्धि। और इसमें उत्तर आपके ये हैं। तो ये जो चारों चीज़ दिए हुए हैं ये सभी आर्द्र भूमियों से संबंधित है, ठीक है। ये सभी कार्य करते हैं, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लें, तेज़ी से कराते हुए चलेंगे। समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। अगर भारत में बात करें हम तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, इस जगह क्या है, जैव विविधता अधिक पाया जाता है, ठीक है। जल भंडारण, जल शोधन, बाढ़ शमन, कटाव नियंत्रण, ये सभी क्रियाएं क्या हैं, एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं। हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत का हिस्सा होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मनोरंजन, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का यह समर्थन करते हैं। कौन? आर्द्र भूमि। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, 1971 ईरान की। अगला, रामसर कन्वेंशन इसी पे होता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के रूप में नामित नहीं है? हरिके झील, पुलिकट झील, लोकटक झील या रुद्रसागर झील? तो इसके जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन जी, पुलिकट झील नहीं है। भारत में वर्तमान में 46 नहीं है, यह डाटा गलत है। वर्तमान में 75 स्थल हैं, ठीक है। और अगर जिसमें सबसे अधिक हैं वो तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है। वो कितने हैं? 13। उसके बाद यूपी का नंबर आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में 75 है, ठीक है। बाकी सब हैं लेकिन ये नहीं है। समुद्री शैवाल संभावित प्राकृतिक उर्वरक हैं, क्योंकि ये क्यों हैं? वे मिट्टी के पोषण तत्वों और अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं। दूसरा क्या है, यह तटीय के लिए अति संवेदनशील नहीं है क्योंकि वे गहरे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से सही हैं? तो आप जानते हैं गहरे पानी में नहीं पाए जाते हैं, दूसरा नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये क्या करते हैं? मिट्टी के पोषक तत्व, ये दिया है NP यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के ट्रेस तत्वों की एक संपूर्ण श्रृंखला होती है और अमीनो एसिड होते हैं इसमें शैवालों में, ठीक है। और यह समुद्र शैवाल एकत्र करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप में उन क्षेत्रों में जहाँ प्रदूषण के लिए यह उत्तरदायी होते हैं क्योंकि समुद्री शैवाल जो होते हैं संदूषण के लिए अति संवेदनशील होते हैं। अगला है, विरिंजल या कोरल का पीलापन किसके कारण होता है? कोरल रीफ आप जानते होंगे, लक्षद्वीप जिसके बना हुआ है। आइए देखते हैं। जूंजैथिली के भीतर प्रकाश संश्लेषण, वर्ण की सांद्रता में गिरावट, अत्यधिक निम्न ज्वार, अकार्बनिक पोषक तत्वों का प्रवाह या जूजैनथिली के घनत्व में गिरावट। कौन सही है? तो ये चारों सही है, ठीक है। आइए व्याख्या देख लें इसकी। जूजैनथिली क्या है? कोरल को रंग और उन्हें भोजन प्रदान करता है। प्रवाल विरंजन तब होता है जब जोक्साथिलों की संख्या में क्या हो? गिरावट हो जाती है। याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की संस्था में गिरावट होती है। इसके कई कारण होते हैं, क्या हो? तापमान अधिक हो, अधिक निम्न ज्वार हो, टेक्टोनिक उत्थान हो, ठीक है। ये सब है। ताजे जल का प्रदूषण, अकार्बनिक पोषक तत्वों का प्रवाह आदि भी इसके कारण हो सकते हैं। अगला है आपका कि ठंडे जल में कोरल में सामान्य रूप से गर्म जल के कोरल की तुलना में अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? जुंजैथिली होते हैं और रीफ जैसी संरचनाओं का निर्माण नहीं करते हैं। और दूसरा क्या है कि ठंडे जल के कोरल गर्म जल के कोरल से भिन्न होते हैं क्योंकि ठंडे जल का कोरल में प्रकाश संश्लेषण के लिए सहजीवी शैवाल नहीं होते, इनका विकास क्या होता है? धीरे धीरे। कौन सही नहीं है? तो पहला इसमें सही नहीं है। इसी पर चर्चा हो रही है, इसके पहला प्रश्न भी यही था। ये इसकी व्याख्या है। ये कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीप, मग्न तटों और अपतटीय कैंडियन के ठंडे गहरे जल में ये क्या करते हैं? निवास। कौन? कोरल। 50 से 1000 मीटर की अधिक गहराई तक जोक्साथेलों की कमी होती है।
वे चट्टानें जैसी संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं, ठोस रूप में यह विकसित हो सकते हैं। ठंडे जल के कोरल गर्म जल के कोरल से अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास संश्लेषण के लिए सजीवी शैवाल नहीं होता और इनका क्या होता है, विकास धीरे धीरे होता है। नाइट्रोजन प्रदूषण की बात कर रही है कि निम्नलिखित में से इस पर विचार देना कौन सही है। चूँकि नाइट्रोजन मिट्टी में गहराई तक प्रवेश नहीं करते हैं, अतः वह केवल सतही जल को प्रदूषित करते हैं, भूजल को नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। ये सब सही है, तो आइए कौन से सही हैं, तो ऑप्शन 2 और 3, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देख लें। नाइट्रोजन न केवल सतही जल को प्रवाहित करते हैं बल्कि ये क्या करते हैं, भूजल सतहों को भी प्रवाहित करते हैं, दोनों को। और नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ भ्रमित मत होइए, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हंसाने वाली गैस, वही ये होती है। क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस। हाँ, फ्लोरिनेटेड गैसों में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है आप। यह अर्धचालक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं और इसकी सभी ग्लोबल वार्मिंग गैसों में सबसे कम क्षमता है। तो क्या है? यह ऑप्शन ए इसका सही है, केवल एक। अगला प्रश्न है, वे कौन से स्रोत हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड की वृद्धि करते हैं? ठीक है। तटित की घटना हो, मृदा में रहने वाले जीवाणु हो, ओजोन के साथ होने वाली पराबैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया हो। तो कौन सी है? ऑप्शन सी 2 और 3। तटित की घटना से इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या होता है? निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडलीय जीवन काल सबसे कम है? नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो चारों हैं, ये आपके सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस। पहले ये जान लीजिए। सबसे कम किसकी होती है? मीथेन की। निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है? मतलब कौन कम ज़्यादा समय लेता है निम्न होने में? टिश्यू पेपर, सूती कपड़ा, कांच की वस्तु या सिंथेटिक फाइबर। तो आप जानते हैं टिश्यू पेपर भी आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है और सूती कपड़ा भी, जबकि कांच की वस्तु और सिंथेटिक फाइबर जो हैं, ये जो है समय अधिक लेते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि जैव निम्नीकरण कौन है, कौन निम्न उसमें होता है? तो कौन? टिश्यू पेपर और सूती कपड़ा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा कि एक ऊर्जा पिरामिड के बारे में है। 3 पिरामिड आपने देखा होगा, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड और जैव पिरामिड। आइए देख लेते हैं। ऊर्जा पिरामिड क्या है? प्रत्येक पोषक स्तर में संचित ऊर्जा की पूर्ण मात्रा को, पोषक स्तरों के बीच प्रवाह की दर को। ऊर्जा पिरामिड का पैटर्न ऊष्मागतिकी के नियमों को दर्शाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या सही है कि यह नियमों को, उसका ऊष्मागतिकी के नियमों को भी दर्शाता है और संचित ऊर्जा को नहीं बल्कि पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा की प्रवाह को दर्शाता है, अर्थात ऑप्शन सी 2 और 3। और इसका जो पिरामिड बनता है सदैव सीधा, याद रखिएगा, सदैव सीधा बनता है। एक इकोटाइप एक आबादी होती है। कैसी आबादी होती है? एक पारिस्थितिक तंत्र में एक विशिष्ट कार्यात्मक किस्टोन भूमिका निभाए या जीन को स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए वहन करना। दोनों सही। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। किस्टोन प्रजाति है क्या? ये बहुत बार पूछा गया है, समझ लीजिए। एक इकोटाइप एक आबादी है जो स्थानीय पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल होती है। निहितार्थ यह है कि वे जीव जो मौजूदा परिस्थितियों के लिए सबसे अच्छे रूप में अनुकूलित थे, उन्होंने सबसे अधिक क्या की? संतति छोड़ दी है। अधिक सफल जीवों में ऐसे जीन होते हैं जो उस वातावरण में उनकी सफलता के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। फोन आ जाता है। अगला प्रश्न है सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। यह जल निकाय की प्राथमिक उत्पादकता में वृद्धि करता है। यह केवल जल निकायों में हो सकता है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं केवल जल निकाय में हो। तो इसमें से कौन सही नहीं है? तो दूसरा ही सही नहीं होगा, ठीक है। सुपोषण क्या होता है? जल निकाय की खनिज और पोषण तत्वों की अत्यधिक वृद्धि हो जाता है, जो शैवाल के अत्यधिक विकास को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जय निकाय या फाइटोप्लैंक्टन, ये भी याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछ लेता है, कि वृद्धि के लिए प्राथमिक उत्पादकता में वृद्धि करता है।
आप देख रहे होंगे मैं बहुत तेज़ी से करा रहा हूँ, वो केवल इसलिए करा रहा हूँ कि आप इस सभी प्रश्नों को एक बार और देख लें और आपके दिमाग में फिर से ये चीज़ें आ जाएं, ठीक है। इसीलिए तेज़ी से करा रहे हैं। बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो एक ही वीडियो में 3-3 घंटे लग सकते हैं। बाघ निम्नलिखित में से किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं? बाघों के लिए पूछा गया है। मैंग्रोव दलदल, घास के मैदान, सदाबहार वन या उपोष्णकटिबंधीय वन। तो आप जानते हैं मैंग्रोव दलदल में तो बाघ हर परिस्थितियों में उनके लिए सब चीज़ें बराबर होती हैं। तो चाहे मैंग्रोव दलदल हो, घास का मैदान हो, सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वन, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन में भी ये रहते हैं, मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं। इनका जो वाहन क्षमता होती है प्रबल होती है। अगला है निम्नलिखित पर्यावरण सम्मेलन पर विचार करना है। वेसल कन्वेंशन किसके लिए किया गया था? अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण। रॉटर डैम कन्वेंशन किस लिए हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया। और स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या था? खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार व्यापार का नियंत्रण और निपटान करना। तो जो इसमें सही पूछा है तो सही में क्या है? केवल दूसरा, यानी ऑप्शन बी। देख लेते हैं सारे कन्वेंशन तेजी से। इसमें बेंसल कन्वेंशन क्या था कि दुनिया भर में कचरा के अनुपयुक्त प्रबंधन के नकारात्मक प्रभाव से लोगों को और पर्यावरण की रक्षा के लिए खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार संचलन और उनके निपटान पर क्या किया गया था? वेंशल कन्वेंशन किया गया था। और रॉटरडैम कन्वेंशन क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन पार्टियों को खतरनाक रसायनों के खिलाफ क्या किया था? सुरक्षा प्रदान की थी। और स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है कि अस्थायी कार्बनिक प्रदूषणों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अत्यधिक खतरनाक लंबे समय तक रहने वाले रसायनों से बचाने के लिए उनके उत्पादन, उपयोग, व्यापार, रिलीज और भंडारण को प्रतिबंधित और अंततः समाप्त कर देता है। पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनको निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? यह प्रश्न सबसे सही होने चाहिए। आप देख लीजिए, आपके पास क्या है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव, घटते क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। तो महासागर में सबसे अधिक होता है, फिर झीलों, फिर अर्थात ऑप्शन सी मैंग्रोव वन में, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। अगला है कि ये तो कई बार प्रश्न आया है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि कौन सा एक आहार श्रृंखला है? वह है डाइटम, क्रस्टेशियाई और हैरी, ठीक है। स्वपोषी, परपोषी, ये से। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया। 1972 के अधीन, ऐसा नहीं है, ठीक है, पहला यही गलत हो गया। दूसरा है तो ऑप्शन यू, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध है। तो दोनों ही यह क्या है? गलत है। समझ लीजिए कि 1986 के अधिनियम के द्वारा पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित किया गया था। इन्हें औद्योगिक प्रदूषण तथा अनियंत्रित विकास से सुरक्षित रखा गया था, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? ये सभी को आना चाहिए। इसका है मानवीय क्रियाकलापों से अछूते क्षेत्र में सजीव प्राणी और निर्जीव वस्तुओं या कारक। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? आप जानते हैं कौन सा? ऊर्जा। अभी वो पिरामिड हमने देखा था, इसका पिरामिड आप देखेंगे सदैव क्या होता है? सीधा। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? वनोन्मूलन। अब देखिए ऑप्शन से ही आप समझ जाएंगे, पेड़ काटने से नहीं हो सकता। और समृद्धि, पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करना, इससे भी नहीं होगा। यानी जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। अगला प्रश्न है हमारा कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, वो कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरी है, सामाजिक वन है या नेशनल? तो नेशनल पार्क जो होते हैं उन्हीं के। इन्हें क्या कहा जाता है कि कानूनी तौर पर आरक्षित है। इसमें मानव गतिविधियाँ क्या हैं? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कई बार पूछा गया।
पूछा जाता है स्वस्थानीय और परास्थानीय, तो उसमें भी देख आप जान जाएंगे कि स्वस्थानीय मतलब जहाँ वो चीज़ सुचारू रूप से रह सके प्राकृतिक रूप से, वही स्वस्थान है। और जहाँ उसके लिए अलग से चीज़ें बना के रखी जाए उस जीव जंतु पेड़ पौधों को, वो क्या है, परास्थानीय। जैसे चिड़ियाघर हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, इन सब चीज़ों में। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अगर ये प्रश्न सबको आना चाहिए, 1986, और इसी में हमने अभी ऊपर भी देखा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप जानते हैं, ऑप्शन सी 5 जून। पर्यावरण किससे बनता है, जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव। तो आप जानते हैं जीवी अजैव सारे घटक यानी उपयुक्त सभी। अब ये तेज़ी से आपको क्या नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, आप तेज़ी से जितना अच्छा करेंगे उतना आप बस क्विक रिवीजन हो जाए। देखिए आप सारी चीज़ें यहाँ आपके सामने हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, मौसम संगठन जिनेवा में है। कब इसकी स्थापना हुई, 1951 को। ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी मिलान में आ जाता है। ठीक है। अगला है NEA से आशय है कि क्या है, तो NEA का मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। अधिनियम की बात करें तो कब है, 2010। आइए अगले, ये अधिनियम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत क्या किया गया था, स्थापित। आगे है कि ग्रीन पीस, ये मुख्यालय पूछा है, ये सब सिंपल प्रश्न है, एसएमडर्स में है ये। यह क्या है, एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। इसका कार्यालय वर्तमान में 40 से अधिक देश स्थापित है। इको मार्ग क्या होता है कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जो, वही क्या होता है, इको मार्ग होता है। ठीक है। इसको प्रमाण पत्र कौन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जाता है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। B15 की स्थापना 23 दिसंबर 1986 को किया गया। इसकी मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, महत्वपूर्ण पुस्तक है यह, तो किसने लिखा है, WM एडम्स ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, इकोसिस्टम, टांसले जी ने किया है। कहाँ है, टांसले जी ने, ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में टांसले जी द्वारा की गई थी। इनके अनुसार क्या था कि पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक प्रकार होता है, जिसमें क्या होता है, अजैविक और जैविक घटक, ऊपर हमने देखा। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति को एक क्या करती है, एकात्मक कार्य इकाई के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के से संबंधित नहीं है, क्या है, यह कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों का भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, सही बात है। यह एक कार्यशील इकाई, ऊपर ही आपने पढ़ा, ये भी सही बात है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह गलत है। यह क्या होता है, खुला तंत्र होता है। तो अपने आप में ही यह पूर्ण रूप है। घटक अभी ऊपर 1-2 क्वेश्चन आपने देखा, उसमें बता दिया, ऊपर उत्पादकता देख ली हम लोग, और यह खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है, ये है सही, ये यही बात, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसको। BOD जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है, रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। तो ऑप्शन सी BOD। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है, कौन सी है, साइबेरियन सारस, सफ़ेद पेट वाले बगुले, जिप्स वल्चर या जंगली उल्लुक। तो कौन विलुप्त हो चुका है, जंगली उल्लुक। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है, जैव विविधता पर, तो कहाँ है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 हस्ताक्षर हुआ, और 29 दिसंबर 1993 को यह पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था, रियो डी जेनेरियो लागू हुआ था। ठीक है। और जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थापित किया गया। भूमि कारक को अन्य रूप से जाना जाता है, जलवायु का ऑप्शन दिख गया, तो ऑप्शन सी है। ऐसा क्या है, इसमें क्या है कि जीव जंतु, जीवाणु, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि क्या है, जीविक कारक के अंतर्गत आते हैं।
अगला है कि जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप में कहाँ समृद्ध होते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में या महासागरों में? तो कहाँ पर? उष्णकटिबंधों। अधिकतम वर्षा, अधिकतम गर्मी, ऐसे जगहों पर क्या होगा? जैव विविधता रहेगी। और जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो वो घटती जाएगी, क्योंकि ठंडा प्रदेश, तो अधिकतम गर्मी, अधिकतम वर्षा जहाँ होगी वहाँ जैव विविधता अधिक होगी। जैव विविधता का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु एक निर्धारित क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशक पादप जंतु। तो कौन है? एक क्षेत्र होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? जैव विविधता के रूप में, मतलब हर तरीके के हों। जैव विविधता हमने बताया भारत में कहाँ है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, 2 जगह। जैव विविधता को किसने परिभाषित किया? ये क्या है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी है। किसी पर्यावरण में रोजाना मौसमी, तो कौन है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। इसको किसी भागों में बांटा गया है? अल्फा, बीटा, गामा विभाजित किया गया। और विभाजन किसने किया? हिटकर जी ने। इन्होंने क्या किया था? 5 जगत में बांटा था, याद है ना? लिनियस जी ने 2 जगत और हिटकर जी ने 5। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा पूछा है? भंगूर पारिस्थितिक क्षेत्र, मैंग्रोव, नम भूमि, ऐसा कोई बात नहीं। हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश, यही है ऑप्शन सी। जितना इसको वो करेंगे उतना हमारे लिए। और वर्तमान में आप देख रहे हैं मौसम बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं वर्तमान में। तो शहरीकरण जितना हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को जितना छेड़ रहे हैं, हमारे लिए ही घातक सिद्ध हो रहा है। अब इसको तो इतनी बार बता चुका हूँ, हॉट स्पॉट कहाँ है, यही बात कई बार वीडियो में बता दिया। कौन है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुके। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण या कृषि का विस्तार? तो कौन सा है कि बंजर भूमि का वनीकरण क्या है? जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता में क्या करता है? वृद्धि। और ये उत्तराखंड में ही नहीं, कहीं पर भी। इसके विपरीत नगरीकरण हो, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो, जैव विविधता के ह्रास के लिए क्या है? उत्तरदायी होते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या जंगली जंतु अभयारण्य? तो रिजर्व बनाया जाए तो ये नियंत्रित किए जा सकते हैं। कौन? जैव मंडल रिजर्व अधिक से अधिक बनाए। और कैसे होता है? इन सीटू और एक्स सीटू हमने बताया था, अभी चर्चा भी की थी, कि जिसको उसके प्राकृतिक आवास में रख दिया जाता है, चाहे वो जीव जंतु पौधा हो, जहाँ वो सहज माना हो रहता है और प्राकृतिक रूप से हो, वही क्या है? इन सीटू। और जहाँ उसको रखने के लिए कृत्रिम रूप से चीज़ें बनाई जाती हैं कि उसके अनुकूल वह रह सके, उसे क्या बोलते हैं? एक्स सीटू। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से कायोबैक्स एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग, यानी जो एक्स सीटू अलग से रखना है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो कौन है? नाइट्रोजन। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों को विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से कहाँ अलग रखा जाता है? प्रथम में जूलॉजिकल पार्क में विलुप्त प्राय प्रजाति का पालन पोषण किया जाता है, जबकि द्वितीय में जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को बहुत ही निम्न तापमान पर किसमें? द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कई बार पूछा गया, अब गलती नहीं होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे जितना अधिक गर्म, जितना अधिक बारिश, उतनी ज़्यादा जैव विविधता। बस ये ट्रिक याद रखिए। निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? फिर वही प्रश्न आ गया, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वायुओं। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ग्रीन हाउस क्या करती है, जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, यही प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सीएफसी हो गया। सीएफसी सबसे अधिक प्रभावित करती है, जो कि आप देखेंगे एसी, फ्रिज, इन सब चीज़ों से निकलती है। यह सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस, जो क्षोभ मंडल पे ओजोन लेयर होती है, वह हानिकारक और लाभदायक दोनों होती है। लाभदायक ऐसे होती है कि अल्ट्रा वायलेट रेज से हमको सुरक्षित करती है, और हानिकारक इसलिए होती है कि यह
कार्बन डाइऑक्साइड और जो विषैली गैसें हैं इसे बाहर नहीं जाने देती, जिससे हमारा क्या होता है, वायुमंडल अधिक तापातीत होता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये सब जान रहे हैं आप। किससे? ग्रीन हाउस गैस से, सॉरी जलवायु परिवर्तन से। ग्रीन हाउस कौन से क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैसों से। ठीक है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कैसे होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन के कारण होगा नहीं, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे अधिक अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछा कौन होता है? जलवाष्प। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन याद रखिएगा जलवाष्प से निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देखा, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मेथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट क्षोभमंडी विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्प्रवाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र या समतापी बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्प्रवाह। ध्रुवीय वाताग्र नहीं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्प्रवाह। यह भी हमने ऊपर चर्चा की थी कि इसी की वजह से क्या होता है? अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों का प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वह करने के लिए फेजिंग आउट के मुद्दे हैं? अभी ऊपर चर्चा गलती से हुई थी, कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये केवल ओजोन से संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य क्या है? ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों के प्रयोग में कमी लाना। प्रभावी कब हुआ? 1989। लाया कब गया? 1986। याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडल तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है? प्रत्यक्ष एवं गैर सरकारी कोयला शस्त्र निःशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। तो ये तीनों, तो ऑप्शन डी इसका सही है। इसको समझ लीजिए कि यह एक ऐसी विधि होती है जिससे सीधे भूमिगत संरचनाओं में सुपर क्रिटिकल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? समाहित। कोयले की सतह से कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुओं संलग्न कर कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का भंडार करने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल। कभी कभी तेल दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? समाहित। ठीक है। श्वसन में प्रॉब्लम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। अब ओजोन दिवस की बात कर रहा है तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। अब ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल है, इसे क्या बताना। तो ये भले याद रखिए कि 1994 में यूनो ने इसे मनाया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास मतलब घटिकने के लिए उत्तरदायी है? तो कई बार चर्चा हो चुका, तो कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक, CFC। फिर क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कहाँ से? हमने चर्चा की, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों में, ये सब जगहों से ये क्या होते? निकलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन क्या है? क्लोरोफ्लॉर्म नहीं है। ये तो ऑप्शन बी सही नहीं है। ये देखिए ये सब CFC, हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ये सब। ठीक है। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जलवाष्प। तो आप जानते हैं कौन नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी सब है, उस पर चर्चा हो चुकी है। प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आपके। अब रिवीजन तेज़ी से हो रहा होगा। कौन सुमेलित नहीं है? ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही है। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, राकेट ईंधन, केरोसिन तेल या ग्रीन हाउस
प्रभाजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो अम्ल वर्षा नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है, ठीक है, NO2। ओजोन अपक्षय का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अम्ल वर्षा के कारण से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रिक एसिड नहीं, ठीक है। जबकि ईंधन में क्या होता है? केरोसिन। ग्रीन हाउस का मुख्य कारण जलवाष्प के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बाघ कहाँ है? शेषाचलम यानी आंध्र प्रदेश। आइए देख लेते हैं। सॉरी, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर सी सेलम टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये चीज़। ये सबसे बड़ा है बाघ रिजर्व भारत का, ठीक है। नागार्जुन सागर सी सेलम बाघ अभयारण्य कितना है? 2611.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तेलंगाना के सीमा में है। इसे अब क्या कहता है? अमराबाद बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, यानी 2 क्षेत्र। बब्बर शेर का निवास है। गिर वन, कान्हा, कार्बेट या दुधवा? तो गुजरात का गिर वन, बब्बर शेर, नरेंद्र मोदी। गिरन ऐसे याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित अभयारण्यों में कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? जिम कार्बेट बाघ के लिए, घाना शेर के लिए, कांजीरंगा गैंडा के लिए या पेरियार हाथी के लिए? तो कौन सही नहीं है? घाना शेर के लिए नहीं है, जबकि ये क्या है? पक्षी। केवलादेव घानी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, यहाँ पक्षियों की काफ़ी प्रजातियाँ, फूलों की प्रजातियाँ, मछली, सांप, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन शेर नहीं पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? गारो खासी जयंती आप जाने होंगे। नोकरेक, अगस्तामलाई, विहांग देवांग या नंदा देवी? तो आप समझ सकते हैं कि नोकरेक है, ठीक है। अगस्तामलाई दक्षिण में है, देवांग अरुणाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अगस्तामलाई पश्चिमी घाट पर है, दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। फ्लाई एक एस क्या है? एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। किसको जलाने से होता है? कोल पत्थर के कोयले को, चारकोल के, या किसके? तो ये किसके जलाने से होता है? ऑप्शन ए, कोयले की राख से उत्पन्न होने वाली राख है, ठीक है। यह सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, धुएं के साथ हवा में यह तैरते हैं। कोयला से चलने वाले ताप विद्युत घरों के से उत्पन्न होने वाले इसमें सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होता है। जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं, जैसे जो यूरिया वगैरह बनता है, वहाँ ये बहुत निकलता है, तो इससे वहाँ दीवारें बनाई जाती हैं। अब ग्रीन मफलर क्या होता है? यह ध्वनि प्रदूषण होता है। रोड के किनारे पेड़ों को लगा दिया जाता है, जो क्या करते हैं? अधिक से अधिक ध्वनि प्रदूषण को अपने आप शोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो कई डेसिबल, 8-10 डेसिबल को यह कम कर देते हैं शोर को, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? ग्रीन मफलर, यानी जैसे हम लोग कान को बांधते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबड़? कि जैव निम्नीकरण कौन आसानी से इसमें होगा? तो आप जानते हैं सबसे कौन? रबड़। जैव निम्नीकरण वे पदार्थ है जो जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित हो जाते हैं। दिए गए विकल्पों में जो दिए गए हैं उसमें सबसे कौन है कम? रबड़ ही है जो आसानी से डिजॉल्व होगा। सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्जीमोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा के बीज या धनिया के? तो किसके? आर्जीमोन। निम्नलिखित सरसों के बीज के मिलावट के रूप में सामान्यतः किसकी? आर्जीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। यह एक पौष्टिक। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? कई बार पूछा है, पिछली बार भी पूछा गया था। मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो कौन है? मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 1 और 3 बी। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की भी थोड़ी मात्रा होती है। खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है कि चारागाह खाद्य श्रृंखला स्थलीय और जलीय परतंत्र दोनों में पाई जाती हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। चराई और अपरद खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी नहीं है। तो कौन सही है? केवल ऊपर के 2 सही हैं, यानी 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? खाद्य श्रृंखला में होने वाले दूषित पदार्थों या जहरीले रसायनों की वृद्धि होना। सही बात है ये।
और जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों का दीर्घ जीवन काल और वसा में घुलनशील होना चाहिए, अर्थात ये दोनों सही है। ठीक है, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूषित पदार्थों या विषैले रसायनों की वृद्धि होती है। ये पदार्थ अक्सर विषाक्तता या दूषित वातावरण से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे पारा, आर्सेनिक, कीटनाशक डीडीटी और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल यौगिक शामिल है, जो जीवों द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। जैव आवर्धन को संभव बनाने के लिए प्रदूषकों में लंबे जीवन काल, जैविक रूप से सक्रिय, वसा में घुलनशील आदि जैसी विशेषता क्या होती है, होनी चाहिए। निम्नलिखित कथन दिए हैं, उस पर विचार करना है। अधिकांश स्तनधारी अपने शरीर के तापमान को उसी तरह नियंत्रित करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। मनुष्य की तरह पौधों में भी आंतरिक तापमान बनाए रखने के लिए तंत्र मौजूद होता है। अत्यंत सूक्ष्म जीवों ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए थर्मो रेगुलेशन प्रक्रिया की आवश्यकता अधिक होती है। तो कौन सही है, ऑप्शन 1 और 3, इसे देखने लायक है प्रश्न। जो अधिकांश स्तनधारी हैं वो अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मनुष्य के समान ही। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रण बनाए रखते हैं। गर्मी में जब बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है तो हम कैसे नियंत्रित करता है, पसीना निकाल के। अब थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा तंत्र है, इसके बारे में है कि जीवित जीवों को एक निरंतर आंतरिक वातावरण बनाए रखने की अनुमति देता है। मानव शरीर में अधिकांश प्रक्रियाएं क्या करती हैं, तापमान पर निर्भर करती हैं। उपापचय, प्रोटीन और हार्मोन का संश्लेषण, पाचन, ये सभी क्रियाएं किस पे करती हैं, कंट्रोल, तापमान पर। फास्फोरस और फास्फोरस चक्र, इसकी बात हो तो ये समझ लीजिए कि चट्टानों के क्षरण से है। इस पर विचार करना है कि फास्फोरस चक्र मुख्य रूप से स्थलीय होता है और स्थल पर फास्फोरस आमतौर पर फास्फेट के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस चट्टानों में खनिज के रूप में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है और क्षरण और खनन गतिविधियों में फास्फोरस चक्र में प्रवेश करता है। फास्फोरस मुख्य रूप से जल निकायों के मुक्त तैरने वाले सूक्ष्म पौधों के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। इसमें से पूछा है कौन सही है, तो केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन डी। यह क्या होता है, यह स्थलीय होता है, पृथ्वी की क्रस्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। भाई चट्टानों के अपरदन में ही फास्फोरस होता है, ये मौजूद अधिक मात्रा में वहाँ होते हैं। यह क्षरण के साथ नदियों के साथ सागरों में मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ भी प्रवेश कर जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वायुओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये उष्ण आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वनों की मिट्टी पोडोजोलिक और काफ़ी गहरी होती है। गर्मी के मौसम में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराते, बाकी दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको कि कवक स्वपोषी की तरह स्वयं भोजन का उत्पादन करके अपना बायोमास का निर्माण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और टुंड्रा जलवायु में स्थित लाइकेन प्राथमिक उत्पादक की उदाहरण है, यह सही है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही है। समझ लें कि कवक और अन्य ऑक्सीकृत बायोम को अपघटक कहते हैं। ये प्राथमिक उत्पादक नहीं होते, इसीलिए गलत हो गया। वे अपना बायोमास कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं और स्वपोषी की तरह स्वयं भोजन का उत्पादन यह नहीं कर पाते। जब हमने कवक पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था। कवक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते समय प्राथमिक उत्पादक बन जाता है जब वो लाइकेन बनता है। ठीक है, उदाहरण के टुंड्रा जलवायु में लाइकेन एक प्राथमिक उत्पादक का एक असाधारण उदाहरण है। अब बनता कैसे आप जान रहे हैं कि कवक और शैवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री खरपतवार जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के संभावित संकेतक होते हैं और विशेष रूप से धातु को आबद्ध और संग्रहित करने की उनकी क्षमता के कारण भारी धातु प्रदूषण होता है। अगर और आयोडीन जैसे उत्पादों को समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री शैवाल के सड़ने से अत्यधिक जहरीली गैस निकलती है। इसमें कौन से सही है, तो ऑप्शन डी सभी सही हैं। इसे देखने लायक है। समुद्री खरपतवार क्या होते हैं, सूक्ष्म शैवाल। उनके जड़े, तनों और पत्तों जैसे उत्कों में क्या होता है, कोई भेद नहीं होता है। तटीय जल में वृद्धि करते हैं। खरपतवार मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन और पदार्थों के लिए उर्वरक के रूप में महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक मूल के रूप में देखें तो समुद्र घास, ये समुद्री घास है अगर और एलजी नेट, आयोडीन जैसे उत्पाद समुद्री शैवाल से प्राप्त किए जाते हैं। खरपतवार के मीथेन जैव निम्नीकरण द्वारा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण गैसों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। अगला है कि
प्लांकटन के संबंध में वचन दिया गया है, वही आपको देखना है कि ये क्या है। प्रकाश संसरण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करना सही है, और इसके द्वारा जीवित रहने के लिए विटामिन बी पर निर्भर है, यह भी सही है। वे मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में नहीं पाए जाते, ये गलत है। व्याख्या यहाँ समझ लें। यह खनिज पर निर्भर होते हैं, नाइट्रेट, फास्फेट और सिलिकेट एसिड जैसे सूक्ष्म जैविक होते हैं। विटामिन बी पर निर्भर होते हैं, और यह खारे हो या मीठे हों हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक, जो भूमि का निम्न हो रहा है क्षेत्रफल, वो किसका कारण है? खेतों में सिंचाई का अनुचित उपयोग, एकल फसल कृषि, भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण या दावानल। तो ये सभी चीज़ें क्या है, भूमि का निम्नीकरण का साधन है। ये अगर आप थोड़ा सोचेंगे भी तो भी इस प्रश्न को सही करेंगे। और संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर के बीच संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त सादृश्य है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल, जंगल में एक पेड़, पृथ्वी और चंद्रमा। तो जंगल में एक पेड़ है, आइए समझे कैसे। बायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीव रहते हैं या जो जीवन को सहारा देते हैं। यहाँ हम बायोस्फीयर रीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल बायोस्फीयर की बात पूछी थी। 16 वन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कई एग्जाम में पूछा गया है, ये क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है जो अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, सत्य है। लाइकेन मास जो अधिक ऊंचाई पर होगा, ये सब भी पाए जाते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैले हुए हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर। देखिए इसकी बात क्या है। 16 वन उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है, इन्हीं को 16 वन भी कहते हैं। केवल उच्च ऊंचाई के घास के मैदानों से पृथक स्थित घाटियों में यह पाए जाते हैं। केवल दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट में ही 16 वन पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वो सारी चीज़। समशीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की प्राथमिक उत्पादकता कम होती है, इसका क्या कारण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिट्टी का गहन निछालन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निम्न माइक्रोबियल गतिविधि। तो क्या है इसका? ऑप्शन 1 सही है। भारी वर्षा से लगातार क्या होता है? लीचिंग यानी निछालन के कारण मृदा के पोषक तत्व में क्या होते हैं? कमी होती है, और वो कैसे हो जाते हैं? अम्लीय। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? क्षेत्र की जैव विविधता को खतरा, एक क्षेत्र जहाँ कई पारिस्थितिक नीचे स्थित है। ठीक है, तो दोनों जैव विविधता को जहाँ खतरा होता है वहीं को हॉटस्पॉट बोलते हैं। ऊपर चर्चा भी हुई थी। 2 मापदंडों को पूरा करना होता है। देश के रूप में कम से कम 1500 संवहनी पौधे होने चाहिए। पृथ्वी पर कहीं और पाए जाने वाले पौधों का उच्चतम प्रतिशत होना चाहिए, और मूल प्राकृतिक वनस्पति का 30% या उससे कम होना चाहिए। दूसरे शब्द में यह संकटग्रस्त होने चाहिए। इसमें दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ जानवरों की प्रजातियां उम्र के साथ खानों की आदतों को बदल देती हैं, और कई जानवरों को प्रजातियों के जबड़े की संरचना उनके आहार को दर्शाती है। ये दोनों गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण से जुड़ा है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम। तो तीनों, मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का एक हिस्सा बनाता है जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। तीनों याद रखिएगा, लोहा, मैग्नीशियम और तांबा, तीनों क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण या क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पल्पवुड के रूप में शंकुधारी सबसे अधिक वांछनीय है। एक पेड़ के गुदे में सेल्यूलोज फाइबर जितना छोटा होता है, कागज बनाने के लिए उतना ही अधिक वांछनीय होता है। कौन से सही है? केवल एक इसमें जो सही है वह है आपका ऑप्शन 1। ठीक है। अगला है कि फिर फाइटोप्लैंक्टन आमतौर पर समुद्र के जल के ऊपरी परतों में पाए जाते हैं। क्योंकि समुद्र के जल के ऊपरी परत में प्रचुर मात्रा में सूर्य ताप मौजूद होता है। गहरे समुद्र में जल पोषक तत्वों की अनुपस्थिति होती है। तो ये इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन 1। खुले समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन को प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होने के लिए सूर्य के प्रकाश और पोषक दोनों की आवश्यकता होती है। प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश ऊपर की परतों पर ही उपलब्ध होता है। पादप रोगजनकों के संबंध में निम्नलिखित कथन है, उसको देखना है। बैक्टीरिया के साथ वायरस पौधों में रोग पैदा कर सकते हैं। जल के माध्यम से रोगजनक संरक्षण नहीं हो सकता है।
रोगजनक पौधों को जड़ से टहनियों तक स्वयं को संचारित करने के बाद ही प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। दीप्ति कलिका के बारे में पूछा है, ये तो ऊपर हो जाता है। निम्नलिखित में से संबंधित एक घटना है, तो क्या है दीप्ति कलिका? पौधों का पुष्पन, ऑप्शन बी।